हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई लोग? बढ़िया हो? हम्म। तो क्या बातें चल रही थी? क्या बातें हो रही थी? हाँ जी। हम्म। स्थानीय स्वशासन, यही चल रहा था अपना। हाँ। स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन की जो चर्चा थी हमने शुरू की थी कि स्थानीय स्वशासन कोई आधुनिक अवधारणा नहीं है, प्राचीन समय से चली आ रही एक अवधारणा रही है। कि प्राचीन समय में हमने देखा था कि वैदिक काल के अंदर गांव और गांव की सभाएं, देन उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में बात की तो उत्तर वैदिक काल में भी सेम ऐसा ही था। देन बौद्ध काल में सेम ग्राम योजक बनाए गए थे, है ना, गांव का मुखिया। फिर मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में भी गांव का मुखिया ग्रामीण के रूप में जाना गया था। वैसे पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन में जो पंचायती राज है उसका प्रारंभ माना गया था कहाँ से? चोल वंश से। कहाँ से माना गया है? क्योंकि पंचायती राज की सबसे सुदृढ़ जो व्यवस्था देखने को मिली है वो चोल वंश में मिली है। ठीक है, और इसकी लिखित जानकारी हमें मिली है कहाँ से? उत्तर मेरुर के शिलालेखों से। कहाँ से मिली है? उत्तर मेरुर के शिलालेखों से जानकारी मिली है। लेकिन आधुनिक काल में आते आते लॉर्ड मेयो के द्वारा प्रयास किया गया साल 1870 में, जिन्हें आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक कहते हैं। उसके बाद में लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रयास किया गया, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। राइट है। फाइनली हम यहाँ पे बात करें स्थानीय स्वशासन और स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज की दिशा में। तो भारतीय संविधान में, मूल भारतीय संविधान में कहीं भी पंचायती राज को जगह नहीं दी गई थी। पंचायती राज के बारे में, पंचायतों के गठन के बारे में केवल और केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जगह दी गई थी। संविधान के भाग कौन से में? अरे संविधान का भाग कौन सा था? भाग 4 की बात करें तो संविधान के भाग 4, और भाग 4 में भी कौन सा था? अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 में बात कर रहा है किसके बारे में? पंचायतों के गठन के बारे में। राइट है। चलिए, तो पंचायतों का गठन केवल यहाँ पे बातें की जा रही हैं, बाकी कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला है। ठीक है। देन यहाँ पे देखने को मिला हमें 1952 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कार्यक्रम को नाम दिया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अरे कौन सा कार्यक्रम था? और एक ऐसा ही कार्यक्रम 1953 में 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया गया था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। तो कल हमने क्लास शुरू की थी पहली, और अभी तक जो हमने बातें की है सिर्फ इतनी सी बातें की थी, है ना? यहीं तक बातें हुई थी, इससे आगे भी हो गई थी? यहीं तक बातें की, यानी गिनती की सिर्फ 2-3 बातें की हमने। हाँ जी। हम्म। हम्म। किसने कहा? स्थानीय स्वशासन का जनक बलवंत राय मेहता कहाँ से होगा भाई? स्थानीय स्वशासन का जनक हमने लिखवाया है लॉर्ड रिपन को। हाँ? नहीं, कल ही तो लिखवाया लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन का जनक और भारत का उद्धारक, ये 2 वर्ड लिखवाए हैं मैंने कल। ठीक है, शायद आपने गलती की होगी। हम्म। आर्थिक विकेंद्रीकरण का लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक था लॉर्ड मेयो, जबकि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम संचालित किए गए थे, लेकिन ये दोनों के दोनों कार्यक्रम क्या हुए थे? असफल हो गए थे। और इन्हीं कार्यक्रमों की असफलता का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनी, और इसी कमेटी से आपकी चर्चा शुरू होनी चाहिए। और कमेटी का नाम क्या था? शाबाश, बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ है? 1957 में। कमेटी ने रिपोर्ट कब दी है? शाबाश। तो इसकी जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट 1958 में आई थी, है ना?
बलवंत राय मेहता समिति, जो कि इन प्रोग्राम्स जो लॉन्च किए गए थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, इनकी जांच करने के लिए कि आखिरकार ये असफल क्यों हुए, इसी असफलता की जांच करने के लिए कमेटी बनी है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, और मेहता समिति ने कंप्लीटली एनालिसिस किया और फाइनली एक रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट में क्या कहती है बलवंत राय मेहता समिति? तो रिपोर्ट में बलवंत राय मेहता समिति बताती है, देखिए क्या बता रही है, इन बातों को समझिए। रिपोर्ट में सबसे पहली बात कहती है बलवंत राय मेहता कमेटी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए। अरे लोकतांत्रिक क्या कर दो, विकेंद्रीकरण किया जाए। ठीक है, अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कैसे किया जाए? तो याद रखना, हमारे संविधान के अंदर एक तो केंद्र सरकार या संघ सरकार बनाई गई थी, और एक क्या बनाई गई थी भाई, राज्य सरकार। तो शासन को चलाने के लिए केवल केंद्र और राज्य स्तर ही थे, इसके अलावा कोई स्तर नहीं बने हुए थे। तो यहां पर बलवंत राय मेहता समिति कहती है कि इन स्तरों को और नीचे लाया जाए। ठीक है, अगर पंचायती राज को सच में आपको सफल बनाना है और पूरे राज्यों में इसको अच्छे से लागू करना है, तो फिर आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, यानी शक्तियों को और अन्य स्तरों पर भी बांटना पड़ेगा। अरे बात समझ में आई? और ऐसे में बलवंत राय कहते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करते हुए पंचायती राज के कितने स्तर बनाओ? 3 स्तर बनाओ भाई। अरे कितने स्तर बना दो? 3 स्तर बना दो। कौन कौन से स्तर बनाओ? एक तो बनाओ जिला स्तर, जिला स्तर होगा। एक आपका खंड स्तर हो जाएगा, या ब्लॉक स्तर कह दीजिए, खंड स्तर हो जाएगा। और एक आपका ग्राम स्तर। ठीक है, एक जिला स्तर हो जाएगा, एक आपका खंड स्तर होगा, और एक आपका ग्राम स्तर। तो 3 स्तर यहाँ पे बना दिए जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर। जो जिला स्तर बनेगा ना, जिला स्तर पर किसका गठन कर दो? जिला परिषद बनाओ। कौन सी परिषद बनेगी? जिला परिषद बनाई जाए। खंड स्तर पर क्या बनाया जाए? शाबाश। और ग्राम स्तर पर क्या बनाओगे? वेरी गुड, ग्राम पंचायत बनाई जाए। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो जाएगी, खंड स्तर पर पंचायत समिति हो जाएगी, और जिला स्तर पर जिला परिषद बना दी जाए। ठीक है, यहां जो जिला परिषद बनेगी, इस जिला परिषद का जो मुखिया होगा, जिला परिषद का जो मुखिया होगा, ये मुखिया किसको बनाया जाए? तो ये बनाया जाए जिलाधीश को। अरे किसको बनाया जाए? जिलाधीश बोले तो जिला कलेक्टर। अरे कलेक्टर, जिले की जो आंख नाक कान जो भी होता है ना, सर्वे सर्वा कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह दीजिए, डीसी कह दीजिए, डीएम कह दीजिए, वो एक ही होता है, अलग नहीं होता है ना। तो जिलाधीश को बनाया जाए, जिला परिषद का मुखिया। जबकि पंचायत समिति का मुखिया किसको बनाओ? प्रधान को। अरे किसको बना दो? जी हाँ। और ग्राम पंचायत का मुखिया किसको बनाओ? सरपंच को बनाओ। अब बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो बलवंत राय मेहता समिति आ रही है 57 में, रिपोर्ट दे रही है 58 में। और सबसे पहली बात क्या कह रही है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करते हुए पंचायती राज के कितने स्तर बना दो? 3 स्तर बना दो। पहला होगा जिला, दूसरा होगा खंड, तीसरा होगा ग्राम स्तर। जिला स्तर पर जिला परिषद होगी, खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी, और ग्राम स्तर पर क्या होगा भाई? ग्राम पंचायत बना दी जाए। क्लियर? और क्या कहती है बलवंत राय मेहता समिति, उसको भी समझे। बलवंत राय मेहता समिति कहती है कि जो पंचायत समिति है ना, इस पंचायत समिति को क्या बनाओ? एक कार्यकारी संस्था बनाओ। कैसी संस्था बनाओ? कार्यकारी संस्था किसे बनाया जाए? पंचायत समिति को। जबकि राज्य सरकार और पंचायती राज के बीच में तालमेल बिठाने के लिए जो समन्वयकारी संस्था है, वो किसको बनाया जाए? अरे बात समझ में आ रही क्या? समन्वयकारी संस्था कौन होगी? जिला परिषद। कार्यकारी संस्था कौन सी होगी? पंचायत समिति। तो पंचायत समिति को कार्यकारी संस्था बना दो। ठीक है, तीसरी बात क्या कहती है बलवंत राय मेहता समिति? तो तीसरी बात कहती है कि जो ग्राम पंचायत होंगी ना, इन ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होंगे, ये चुनाव तो आप कैसे करवाओ? प्रत्यक्ष रूप से। कैसे करवा दो? प्रत्यक्ष रूप से करवा दो। जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति, इन दोनों के जो चुनाव होंगे ना, ये चुनाव कैसे करवाओ आप? अरे बात समझ में आ रही है?
वापस से सुन लो, बलवंत राय मेहता कमेटी पहली बात क्या कह रही है, लोकतांत्रिक क्या करो, विकेंद्रीकरण। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करते हुए कितने स्तर बना दो भाई, 3 स्तर बना दो। कौन कौन से, जिला, खंड और ग्राम स्तर। दूसरी बात क्या कह रही है, पंचायत समिति को क्या बनाओ, कार्यकारी संस्था, जबकि जिला परिषद को क्या बनाओ। तीसरी बात क्या कह रही है, ग्राम पंचायत के चुनाव कैसे करवाओ, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव कैसे करवाओ, अप्रत्यक्ष रूप से। और लास्ट एंड फाइनल जो बात कह रही है कि नियोजन और विकास से संबंधी, नियोजन और विकास से संबंधित जो भी कार्य होंगे ना, नियोजन और विकास से संबंधित जो भी कार्य हों, ये कार्य किनको दिए जाएं, इन संस्थाओं को दिए जाएं, ताकि स्थानीय स्तर पर क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है, तो ये सभी कार्य जो हैं वो इन संस्थाओं को सौंप दिए जाएं। इस प्रकार से बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी बातें करी, 4 बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, कितने स्तर, 3। दूसरी बात, कार्यकारी संस्था क्या होगी, पंचायत समिति, और समन्वयकारी संस्था जिला परिषद होगी। तीसरी बात कह रहा है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव कैसे होंगे, प्रत्यक्ष रूप से, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव। और चौथी बात कह रही है कि नियोजन और विकास से संबंधित कार्य इन संस्थाओं को सौंपे जाएं। क्लियर। अब बलवंत राय मेहता समिति ने बात कह डाली। अब जैसे ही बलवंत राय मेहता समिति ने बात कही कि इस तरीके से करोगे तब जाकर के भारत में पंचायती राज संस्थाएं मजबूत होंगी, तुम ऐसे कार्यक्रम चला दोगे तो कार्यक्रम चलाने से कुछ नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप चलो, और स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी जाकर के यहाँ पर स्थानीय जो स्तर है उसका विकास होगा। फिर क्या था, फिर एक कहानी जन्म लेती है। थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लाना चाहूंगा आपको, आपके राजस्थान की ओर। राजस्थान की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, राजस्थान के पहले पहले जो मुख्यमंत्री बने थे ना, कौन थे, अरे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी थे। और हीरालाल जो शास्त्री राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने थे, आपको बता दिया जाए, केंद्र में जो केंद्र था, इस केंद्र में शक्ति के 2 केंद्र थे, एक तरफ तो नेहरू जी थे और एक तरफ पटेल जी थे। ठीक है, तो इन दोनों का प्रभाव राज्यों में भी देखने को मिल रहा था, नेहरू जी का और पटेल जी का। अब हुआ क्या कि हीरालाल जो शास्त्री थे वो किस गुट के आदमी थे, पटेल गुट के थे। ठीक है, इसीलिए नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए देश के। जब देश के प्रधानमंत्री बने तो नेहरू जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने हीरालाल शास्त्री जी को पद से हटवाया। ठीक है, और हीरालाल जी की जगह CS वेंकटाचार्य को अस्थायी रूप से, और उसके बाद में जय नारायण व्यास को गद्दी दे दी कि ठीक है। और जय नारायण व्यास किसका वफादार था, नेहरू जी का। ठीक है, और फाइनली साल राजस्थान के अंदर 1952 में, जनवरी 1952 में क्या हुए थे, चुनाव। और चुनाव होकर के राजस्थान में पहली बार क्या बन गई, विधानसभा का गठन हुआ। तो राजस्थान में विधानसभा गठन कब हुआ, 1952 में। और जब विधानसभा का गठन हुआ ना, तो होता क्या है कि जो जयनारायण व्यास जो CM थे, ये भी चुनाव लड़ेंगे। और जयनारायण व्यास ने इस समय चुनाव 2 जगह से लड़ा था। एक तो लड़ा था जोधपुर से, जोधपुर विधानसभा की B सीट से, और एक इन्होंने चुनाव लड़ा जालोर विधानसभा की A सीट से। ठीक है, अब यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन होता क्या है कि जयनारायण व्यास इन दोनों जगह से चुनाव हार जाता है। ठीक है, और इनको हराने वाले कोई और नहीं बल्कि जोधपुर के राजा और जालोर के राजा चुनाव में खड़े हो गए। अब जनता तो राजा को ही चाहेगी ना, तो राजा को उन्होंने जिता दिया। यहाँ से हनुमंत राव, यहाँ से माधो सिंह, दोनों के दोनों राजा चुनाव जीत करके आ गए, और जयनारायण व्यास चुनाव हार गए। अब जैसे ही जयनारायण व्यास चुनाव हारे तो हुआ क्या, कांग्रेस पार्टी तो खैर बहुमत में आ गई थी, और कांग्रेस पार्टी बहुमत में आई तो उसकी कमान केंद्र में किसके पास है। तो ऐसे में नेहरू जी ने, जयनारायण व्यास तो अब हार गए, इसलिए राजस्थान के अंदर उन्होंने जयनारायण व्यास का ही वफादार आदमी था, कौन, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, महुआ दौसा से बिलोंग करते हैं टीकाराम पालीवाल जी। तो टीकाराम पालीवाल को इन्होंने क्या बना दिया, राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन कुछ समय के बाद में जयनारायण व्यास जी उपचुनाव में खड़े होते हैं, और किशनगढ़ विधानसभा से चांदमल मेहता की सीट खाली करवा के और जयनारायण व्यास को चुनाव जिता दिया जाता है। अब जैसे जयनारायण व्यास चुनाव जीतते हैं, वापस से टीकाराम पालीवाल ने त्यागपत्र दे दिया, और कौन मुख्यमंत्री बन गए, जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास पहले मनोनीत थे और उसके बाद में निर्वाचित। राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत भी हैं और निर्वाचित भी हैं, कौन है, जयनारायण व्यास।
तो जयनारायण व्यास जी मुख्यमंत्री बने। अब जैसे ही जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने तो केंद्र में अभी भी दो शक्तियां हैं, नेहरू और पटेल। तो जयनारायण व्यास लंबे समय टिक नहीं पाए, और जयनारायण व्यास का हुआ क्या कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ इनका क्या हो गया, विरोध हो गया। और जब विरोध हुआ तो ऐसे में एक नया लड़का था, बहुत ही कम उम्र का लड़का, मात्र 38 साल की उम्र थी उसकी, और उसका नाम था मोहनलाल सुकाड़िया। ठीक है, तो ये मोहनलाल सुकाड़िया जयनारायण व्यास के खिलाफ खड़ा हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मोहनलाल खड़ा हुआ तो मोहनलाल किस गुट का आदमी था, जयनारायण व्यास किस गुट का आदमी था, नेहरू गुट का आदमी। ठीक है, अब जैसे विरोध हुआ तो सदस्यों ने किसको हरा दिया, जयनारायण व्यास को, और किसको मुख्यमंत्री बना दिया, मोहनलाल। अब इस बात को नेहरू जी पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ कहानी इधर आ रही है, इधर आओ वापस से, हम बात कर रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट दे देती है कि भैया इस आधार पर आप क्या कर लो, विकेंद्रीकरण करो। अब मोहनलाल सुकाड़िया ने देखा कि भैया नेहरू जी तो हमारे विरोध में हैं, लेकिन नेहरू जी को चलो कुछ अपना बनाने की कोशिश की जाए। अरे भाई सीएम है वो पीएम है, तो पीएम के सपोर्ट के बिना सीएम कुछ भी तो नहीं है। तो चलो कम से कम, और भी नहीं तो पंडित नेहरू को थोड़ा सा हम है ना आग्रह करते हैं कि भाई तुम्हारे लिए ये व्यवस्था जो है ना, सबसे पहले आप कहाँ ले आओ, हमारे यहाँ पे लेके आओ, आप लागू करके देखो, हम इसको सफल बनाएंगे, हैं हम इसको सफल बनाएंगे, आप आइए तो सही। और मोहनलाल सुकाड़िया ने किसको न्योता दे दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। और फिर क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ पे आ गए, राजस्थान आते हैं। अरे कहाँ पे आए, राजस्थान, और राजस्थान के अंदर भी एक जिला है नागौर, जिला कौन सा है, और नागौर जिले का गांव है, कौन सा गांव है भाई, बगदरी गांव। ठीक है ना, कौन सा गांव है, बगदरी गांव। तो यहां पे बगदरी गांव के अंदर किसको बुलाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। कितने तारीख को बुलाया गया, 2 अक्टूबर साल 1959, 2 अक्टूबर 1959 को किसको बुलाया जा रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और कहा जा रहा है क्या करो तुम, अरे तुम क्या कर दो भैया, फीता काटो, किसका, ठीक है। और आखिरकार पंडित नेहरू जी आते हैं और फीता काट के जाते हैं। तो प्रश्न आएगा कि पंचायती राज भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, कहां पे, राजस्थान। राजस्थान में भी कहां पे, नागौर जिले के कौन से गांव में, बगदरी गांव के अंदर। तारीख क्या थी, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई। और राजस्थान में तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री कौन है, अरे सीएम कौन है, मोहनलाल सुकाड़िया जी। ठीक है, राजस्थान के सीएम तो हैं मोहनलाल सुकाड़िया। राजस्थान के राज्यपाल कौन थे उस समय, तो राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह, तो वही राज्यपाल थे। तो राजस्थान के राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। तत्कालीन समय में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव कौन थे, तो भगवंत सिंह मेहता जी। और तत्कालीन समय में पंचायती राज मंत्री कौन थे, तो याद रखना राजस्थान के पंचायती राज मंत्री थे उस समय नाथूराम मिर्धा। बात समझ में आ गई, तो ये थोड़ी से चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सीएम है मोहनलाल सुकाड़िया, राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह, मुख्य सचिव कौन थे, बीएस मेहता जी, और पंचायती राज मंत्री कौन थे, नाथूराम मिर्धा। ठीक है, तो इस तरीके से राजस्थान के अंदर बुलाया जा रहा है पंडित नेहरू को, शुभारंभ किया जा रहा है किसका, पंचायती राज का। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 की बात थी। 2 अक्टूबर 1959 से अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर 2009 को कितने साल हो गए भाई, 50 साल हो गए। अरे कितने साल हुए, और जैसे 50 साल हुए तो 50 साल के उपलक्ष्य में हमने क्या बनाया, अरे स्वर्ण जयंती समारोह। अरे क्या बनाया था, तो प्रश्न आएगा कि राजस्थान में पंचायती राज स्वर्ण जयंती समारोह कब आयोजित हुआ, 2 अक्टूबर 2009 को। और इसी दिन 2009 के अंदर याद रख लेना, जो
नागौर जिले का जो बगदरी गांव था, इस बगदरी गांव के जिस चबूतरे से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, इस बगदरी गांव के चबूतरे को हमने क्या बना दिया? राज्य स्मारक का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया गया? राज्य स्मारक। तो प्रश्न आएगा कि बगदरी गांव के चबूतरे को राज्य स्मारक का दर्जा कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। याद रख लेना, इसी स्वर्ण जयंती समारोह के ऊपर एक और काम किया गया, और एक और काम हुआ था, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान की स्थापना कर दी गई। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान की स्थापना कहां पे की गई? कहां पे भाई? अच्छा प्रश्न बनेगा, याद रख लेना। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान कहां पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है। इसी 2 अक्टूबर 2009 स्वर्ण जयंती समारोह के ऊपर एक और काम महिलाओं के लिए भी कर दिया कि भैया हम महिलाओं को क्या करेंगे, 33% जो आरक्षण है पंचायती राज में, इसको बढ़ा के कितना करेंगे? तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? 50%। बात समझ में आई? कितना प्रतिशत आरक्षण है? 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। नहीं 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 नहीं, 33 तो भैया 1992 अधिनियम में ही था। 2009 में हमने कितना कर दिया है? 50%। एकमात्र भारत में ऐसी इकाइयां हैं, पंचायती राज इकाइयां, जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण है। ठीक है ना, याद रखना। अभी नहीं किया है, अभी तो 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया था। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को पंचायती राज के अलावा लोकसभा और विधानसभा में भी 33% आरक्षण दिया है। वो कहाँ पे दिया है? लोकसभा और विधानसभाओं में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। लेकिन ये दिया जा रहा है 2009 में, और पहली बार 2010 के अंदर महिलाओं को 50% इलेक्शन में सीटें दी गई थी। हाँ, तो पंचायती राज संस्था अधिनियम 2009 के तहत, पूरा पढ़ो उसको, है ना भाई। पंचायती राज संस्थान अधिनियम 2009 के तहत रिट एग्जाम में लेवल फर्स्ट के अंदर महिलाओं को कितना प्रतिशत? 50% सीटें अलॉट करेंगे हम। तो अधिनियम तो यही है ना, इसके तहत ही करेंगे। तो ये ध्यान में रख लेना, प्रश्न आ जाए तो 2009 अधिनियम के तहत 50% किया है। ओके, चेंज नहीं करना कुछ भी। बातें समझ में आ गई यहां तक? अब राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ हो गया, कितने तारीख को हो गया भाई? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में शुरू हो गया। अब जैसे ही राजस्थान में पंचायती राज शुरू हुआ, राजस्थान के ठीक 9 दिन बाद, अब 9 दिन बाद तारीख क्या आएगी? 11 अक्टूबर। हाँ, 11 अक्टूबर 1959 को क्या किया गया? एक और राज्य, जिसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। अरे कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश के अंदर। और आंध्र प्रदेश ने कहा कि भैया हम भी किसको लागू करेंगे? पंचायती राज को लागू करेंगे, है ना। आइए नेहरू जी, हमारे यहाँ भी फीता काट के जाओ। और फिर क्या था, नेहरू जी कहां पहुंच गए? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के अंदर एक नगर है, कौन सा नगर है? साहद नगर। और आंध्र प्रदेश के इस साहद नगर में कौन जा रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जा रहे हैं। 11 अक्टूबर 1959 को जा रहे हैं, और किसकी शुरुआत कर रहे हैं? पंचायती राज। अच्छा, दोनों में फिर अंतर क्या हुआ? तो पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। पहला कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। लेकिन अब आंध्र प्रदेश ने कहा कि क्या नया करें भाई? हाँ, नहीं, बोलो क्या नया करें? बोलो एक काम करते हैं, राजस्थान में तो सिर्फ कहां पे लागू हुआ? नागौर के बगधरी में, बाकी राजस्थान में कहीं लागू नहीं हुआ था। आंध्र प्रदेश ने कहा कि हम पूरे राज्य में लागू करते हैं। अरे कहां पे लागू करते हैं? पूरे राज्य में। तो प्रश्न आएगा, संपूर्ण राज्य में पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, क्या करोगे? पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। अब प्रश्न को देख लेना, माइनर चीज हो गई है। पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, संपूर्ण राज्य में पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का, पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य, तो भी आंध्र प्रदेश करोगे। संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला भी क्या करोगे? आंध्र प्रदेश ही करोगे। अरे क्लियर है? समझ में आ गई यहां तक कहानी?
ओके, चलिए, तो यहां तक की बातें आपके समझ में आ गई, लेकिन अब वापस से थोड़ा सा और देखिए। हाँ जी, दोनों में 60 में हुए थे। राजस्थान में 1960 में, आंध्र प्रदेश में भी 1960 में हुए थे। ठीक है, चुनाव 1960 में हुए हैं, पंचायती राज के पहली बार चुनाव 1960 में हुए थे, याद रखना। ठीक है, 1960, फिर 1965, फिर 1978, 1981, 1988, ऐसे टोटल 5 बार चुनाव हुए थे, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम आने से पहले पहले। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान के अंदर 1994, है ना, इलेक्शन कमीशन बना है, और उसके साथ में 1995 में पंचायती राज बना राजस्थान में पहली बार। फिर 95 के बाद 2000, 2000 के बाद 2005, फिर 5 के बाद 2010 में चुनाव, 10 के बाद 15 में चुनाव, 15 के बाद 20 में चुनाव, और अब क्या है 25, तो 25 में अब चुनाव होंगे। नहीं, बढ़ाया नहीं है, अभी चल रहा है ना परिसीमन, है ना, वन स्टेट वन इलेक्शन की पॉलिसी अभी चला दी है उन्होंने, तो हो सकता है कि राजस्थान के अंदर नवंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, परिसीमन चल रहा है बेटा, अभी परिसीमन हो जाएगा, जैसे परिसीमन कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी नए जिले बन गए ना, अरे 8 नए जिले भी तो बने हैं, तो जैसे ही 8 नए जिले बने, इनका भी तो परिसीमन होना है, तो जैसे ही परिसीमन पूरा होगा नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, इसी साल करवा देंगे, एक साल बढ़ाया नहीं है, इसी साल हो जाएंगे। ठीक है, नगर निगमों को घटा ही दिया है, पता होगा सभी को, राजस्थान में 13 नगर निगम हो गए थे, अब घटा के वापस कितने कर दिए हैं, 10 कर दिए हैं। ठीक है ना, कोटा, जोधपुर और जयपुर, इन तीनों में एक एक नगर निगम घटा दिया है। ठीक है, इसके अलावा पाली, भीलवाड़ा और अलवर, 3 नए नगर निगम बन गए हैं, तो पहले 7 ही थे, फिर 3 नए बन गए, वो 10 हो गए, और जबकि 13 हो गए थे, क्योंकि इनमें दो दो थे, तो 13 हो गए थे, 13 से 3 खत्म कर दिए, अब वापस से 10 हो गए। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे कहाँ थे हम, पीछे हैं, ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, भाई लोगों कितनी बातें कर रही है। अच्छा, क्या इस समिति ने कहीं भी ऐसा कहा कि जो संस्थाएं आप बना रहे हो, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतें, इनको पैसा कहां से आएगा, कहीं बताया इसने, नहीं बताया। दूसरी बात, क्या पंचायत बलवंत राय मेहता समिति ने कहीं भी ये बात बताई कि कितने समय के लिए इनका चुनाव होगा, कार्यकाल नहीं बताया। अब कार्यकाल नहीं बताया, पैसा कहां से आएगा ये भी नहीं बताया, तो फिर क्या था, 1960 में हमने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर पंचायती राज लागू भी कर दिया और चुनाव भी करवा दिए। ठीक है, अरे इसीलिए तो बलवंत राय मेहता को हम क्या कहते हैं, पंचायती राज का जनक। हाँ, अरे वही बात है भैया, पंचायती राज का जनक बोले तो क्या करोगे, पंचायती राज का जनक पूछे तो क्या करके आना, बलवंत राय मेहता। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक पूछे तो लॉर्ड रिपन, आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक पूछे तो लॉर्ड मेयो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये थोड़े से ध्यान में रख लेना, है ना। तो पंचायती राज का जनक कौन कहलाता है, बलवंत राय मेहता। अब 60 में चुनाव हो गए, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने कहीं भी ये बात बताई नहीं, चुनाव कितने समय के लिए होंगे, इनके पास पैसा कहां से आएगा, ये काम कैसे करेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं बताई। 60 में चुनाव हो गए, जैसे ही चुनाव हुए, अब प्रतिनिधि बन गए, सरपंच बन गए, प्रधान बन गए, सब बन गए, लेकिन पता चला कि एक सरपंच बनाया गया, वो 2 महीने में ही रिटायर हो गया, उसने पद छोड़ दिया। तो दूसरा है कि 5 साल चल रहा है, कोई 7 साल बना बैठा है, वो अपने पद से हट ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा ही नहीं ना कि एक बार पद लेने के बाद में इतने समय के बाद में दोबारा से चुनाव होंगे, और बीच में कोई पद छोड़ देगा तो फिर इस समय चुनाव होंगे, ऐसा कोई भी चुनाव का प्रोविजन उन्होंने किया ही नहीं था। और जब नहीं किया तो ऐसे में क्या होगा, व्यवस्था सफल होगी क्या, व्यवस्था सफल नहीं होगी, और जब व्यवस्था सफल नहीं होगी तो याद रख लेना, 1960 से 70 का जो दशक है, 60 से 70 का दशक, ये क्या कहलाता है, पंचायती राज का क्या कहलाएगा भाई लोगों, संकट काल। तो पंचायती राज का संकट काल पूछे तो क्या कहोगे, 60 से 70 का दशक। अब क्यों नहीं हो पाए और क्यों पंचायती राज के ऊपर संकट आया, तो उसकी वजह दूसरी तरफ, फिर मैं आपको एक नई कहानी की तरफ लेके चलता हूं, थोड़ा समझना। पंचायती राज जैसी संस्थाओं को सफल बनाने की मुख्य जिम्मेदारी किसके पास थी, केंद्र सरकार। अरे किसके पास है, केंद्र सरकार में कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब नेहरू जी ने 1959 में किसकी शुरुआत कर दी, पंचायती राज की। कहां से शुरू किया, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से शुरू भी कर दिया, ठीक है ना।
लेकिन अब क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसकी तरफ ध्यान देते, इससे पहले ही साल 1962 में भारत किसके साथ में, चीन के साथ लड़ाई में फंस गया। भारत और चीन के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। ठीक है, तो उधर युद्ध चल गया। दूसरी तरफ साल 1963 में भारत में क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, नई दिक्कत। ठीक है, तीसरी बात, भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, ये पंचवर्षीय योजना भी क्या हो गई, असफल। अरे पंचवर्षीय योजनाएं क्या हो गई, असफल हो गई। और भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तीसरी। भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना पूछे तो क्या करोगे, तीसरी। तो ये योजना असफल हो गई। अच्छा, नेहरू जी कुछ और सोचते तो फिर नेहरू जी की 1964 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो नेहरू जी का चैप्टर खत्म हो गया। अब कौन आए, शास्त्री जी आए, लाल बहादुर शास्त्री जी आए। अब जैसे ही शास्त्री जी आते हैं, शास्त्री जी कब बने भारत के प्रधानमंत्री, 1964 में। अब 64 में शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन अगले ही साल 65 में शास्त्री जी के खिलाफ कौन सा युद्ध हो गया, पाकिस्तान के साथ में भारत की लड़ाई हो गई। तो शास्त्री जी इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए, तो इधर ध्यान नहीं दिया। अब 1965 की लड़ाई से जैसे शास्त्री जी फ्री हुए, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में समझौता करे, और पता चला कि वहीं पे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो शास्त्री जी भी दुनिया से चल बसे। अब नेहरू जी भी नहीं है, शास्त्री जी भी नहीं है। अब एक और समस्या 66 में, अब समस्या आई प्रधानमंत्री कौन बने। मोरारजी देसाई कहे कि मैं बनूं, इंदिरा गांधी कहे मैं बनूं, और फाइनली किसको बना दिया, इंदिरा गांधी को बना दिया। अब जैसे इंदिरा बनी तो इनके खिलाफ कौन आ गए, अपनी ही पार्टी के नेता मोरारजी देसाई आ गए। तो मोरारजी देसाई इनके खिलाफ खड़े हो गए। अब इंदिरा और मोरारजी की रोज रोज लड़ाई हो, तो ये रोज रोज की लड़ाई में लिप्त हो गए। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि पंचायती राज पे भी कुछ ध्यान दें। ठीक है, और फाइनली लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि 1969 के अंदर आधी कांग्रेस ये ले गई, आधी कांग्रेस ये ले गई, यानी कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। हाँ, अब ये अपने आप को स्थिर करे कि पंचायती राज के बारे में सोचे। अरे पहले तो खुद को स्थिर करना जरूरी ना, खुद खुद ही नहीं रहेंगे तो पंचायती राज के बारे में क्या सोचेंगे भाई। इसलिए ये अपने आप को स्थिर करने में लग गए। ठीक है, अब जैसे ही यहां पर स्थिर करने के लिए लगे, तो एक और कहानी आ गई। 71 में फिर से क्या हो गया, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई। अब इंदिरा उसमें लगी, बांग्लादेश बना था 71 में। ठीक है, फाइनली हमने पाकिस्तान के साथ में सेटलमेंट किया कि इंदिरा ने देखा कि अब दुनिया को दिखाना भी है कि भारत कुछ है, इसलिए इंदिरा 74 के परमाणु परीक्षण पर ध्यान दे देती है। ठीक है, ऊपर से देश में अब गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, सब चीजें बढ़ रही है, लेकिन इंदिरा पैसा खर्च कहाँ कर रही है, परीक्षण कराने में। जैसे ही परीक्षण पे खर्च किया, तो फिर पैसा नहीं दिया कर्मचारियों को, तो क्या हो गई, रेल हड़ताल हो गई। अरे दुनिया की सबसे बड़ी रेल हड़ताल कहाँ पे हुई थी, भारत में। कब हुई थी, 1974 में, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई थी। कर्मचारियों को वेतन नहीं है, जाना बंद कर दिया सभी ने। सब लोग इंदिरा के खिलाफ। बिहार में आंदोलन शुरू हो गया, गुजरात में आंदोलन शुरू हो गया। जैसे ही आंदोलन शुरू हुए, तो इंदिरा ने देखा कि अब मैं क्या करूं, बोलो, इमरजेंसी लगा देते हैं। फिर इंदिरा क्या लगा देती है, इमरजेंसी लगा देती है। ना चाहते हुए भी, देश में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, मांगे तो उठाएगी ना जनता, तो इनको कुछ मिलेगा नहीं तो मांग तो उठाएंगे। अब जैसे ही मांग उठाए, तो इंदिरा ने क्या कर दिया, इमरजेंसी लगा दी। अब ये इमरजेंसी कब तक चली, 1977। और जैसे ही 1977 समाप्त हुआ, अब देश में क्या हुए, चुनाव। और जैसे चुनाव हुए, तो अब जनता ने किसको हटाया और किसको बनाया, अब आए मोरारजी देसाई जी। ठीक है, अब जैसे ही मोरारजी देसाई आए, उन्होंने देखा कि हमें अब आम जनता से कनेक्ट होना है, आम जनता के साथ में जुड़ना है, तो फिर जरूरी है कि उनके बारे में सोचना होगा। और सोचने के लिए मोरारजी देसाई ने एक कमेटी का गठन करवाया, और इस कमेटी का नाम था, अरे कौन सी समिति, हाँ, अशोक मेहता समिति। कब बनी थी, 1977 में। अरे कब बनी, तो प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, पूछा गया प्रश्न है, आप लोग भी बताओ। अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार के द्वारा करवाया गया,
मोरारजी देसाई सरकार या फिर जनता पार्टी सरकार, जो भी आप कहना चाहें, है ना, क्योंकि मोरारजी देसाई जनता पार्टी सरकार के नेता थे। तो जनता पार्टी सरकार के द्वारा या मोरारजी देसाई के द्वारा अशोक मेहता समिति का क्या करवा दिया गया, गठन। और अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1978 में, ठीक है। तो 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अब अशोक मेहता समिति क्या कहती है इस बात को भी समझो, ठीक है। अशोक मेहता आते हैं, इन्होंने रिपोर्ट बनाई पंचायती राज के संदर्भ पे, और पंचायती राज के संदर्भ पे रिपोर्ट बना के क्या कहते हैं ये, कि भैया एक काम करो, पंचायती राज के जहां बलवंत राय कह रहा है कि कितने स्तर बनाओ, 3 स्तर, वहीं अशोक मेहता कहता है कि पंचायती राज के सिर्फ कितने स्तर बना दो, 2 ही स्तर बनाओ। पंचायती राज के कितने स्तर हो, 2 स्तर बना दो, बहुत है। बोलो कौन कौन से बनाए, एक तो जिला स्तर पे बना दो, क्या जिला स्तर पर तो क्या बना दो, जिला परिषद, और इसके नीचे निम्न स्तर पर क्या बना दो, शाबाश, निम्न स्तर पर आपको बनाना पड़ेगा क्या, मंडल पंचायत। अरे निम्न स्तर पर क्या बना दो, मंडल पंचायत का गठन कर दो, ठीक है। अच्छा जी, जहां बलवंत राय कह रहा था कि कार्यकारी संस्था किसको बनाओ, पंचायत समिति को बनाओ, है ना, और समन्वयकारी संस्था जिला परिषद को बनाओ, ये कहता है अशोक मेहता कहता है कि एक काम करो, दोनों ही किसको दे दो, अरे समन्वयकारी भी किसको बना दो, समन्वयकारी भी और कार्यकारी भी, ये दोनों ही किसको बना दो, जिला परिषद को बना दो तुम, ठीक है। इनको कुछ देने की जरूरत नहीं है मंडल पंचायतों को। बात समझ में आई, पहली बात क्या कह रहा है, स्तर कितने बनाओ, दूसरी बात क्या कह रहा है, कार्यकारी और समन्वयकारी संस्था किसको बना दो, जिला परिषद को बना दो। तीसरी बात कह रहा है नियमित रूप से क्या करवाओ, अरे नियमित रूप से क्या करवाओ भाई, चुनाव करवाओ। बोलो कितने टाइम पे करवाएं, तो अशोक मेहता कहता है कितने साल पे करवाओ, 4 साल में पंचायती राज के चुनाव करवाओ। अरे कितने साल में करवा दो, 4 साल में चुनाव करवा दो। नेक्स्ट बात, इन संस्थाओं को क्या दे दो, कराधान की शक्तियां दे दो, ताकि इनके पास में पैसा भी आना शुरू हो जाए। अरे टैक्स लगाना का काम दे दो इनको, है ना, भूमि कर लगा देंगे, जमाबंदी कर लगा देंगे है ना। तो इस तरीके से टैक्सेज के रूप में इनके पास में पैसा भी आना शुरू हो जाएगा, और जब पैसा आएगा तो ये लोग काम करेंगे, सही है। तो कराधान संबंधी क्या दे दो, शक्तियां दो, नियमित रूप से क्या करवाओ, चुनाव करवाओ, कितने स्तर बनाओ, 2 स्तर बनाओ, कार्यकारी संस्था किसको बनाओ, जिला परिषद को। कितनी बातें बोल दी मैंने, 4। पांचवी बात, अशोक मेहता समिति क्या कहती है, एक काम और करो, सबसे महत्वपूर्ण जो कि आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बन सकता है, एससी और एसटी, अरे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजातियां हैं, इन जनजातियों को किसके अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में क्या कर दो भैया, सीटें आरक्षित करो। अरे सीटें क्या होनी चाहिए, बात समझ में आ रही क्या, तो सीटें आरक्षित कर दो। ये बात भी कौन कह रहा है, अशोक मेहता समिति। 5 बातें समझ में आ गई। बलवंत राय मेहता समिति की 4 बातें बोलो। लोकतांत्रिक, कितने स्तर बनेंगे, 3 स्तर। कार्यकारी संस्था क्या बनेगी, पंचायत समिति। समन्वयकारी संस्था क्या बनेगी, ग्राम पंचायतों के चुनाव कैसे होंगे, प्रत्यक्ष। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, ठीक है। इसके अलावा नियोजन और विकास संबंधी सभी कार्य किसको दिए जाएंगे, इन संस्थाओं को सौंपे जाएंगे, तीनों प्रकार की संस्थाओं को सौंपे जाएंगे, ठीक है। ये 4 बातें कर रही है बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 5 बातें कर रही है, कौन कौन सी कर रही है, पहला काम, स्तर कितने बनाओ, 2 स्तर। दूसरी बात, जिला परिषद को क्या बना दो, समन्वयकारी और कार्यकारी संस्था बनाओ। तीसरी बात, नियमित रूप से क्या करवाओ, कितने वर्ष में होने चाहिए। साथ में क्या दे दो, कराधान की शक्तियां किसको दे दो, इन संस्थाओं को दे दो, पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाए। और 5वीं बात क्या कर रही है, एससी और एसटी जो हैं इनको जनसंख्या के अनुपात में क्या कर दो भैया, सीटें आरक्षित कर दो। समझ में आ गई यहाँ तक कहानी, क्लियर है, दोनों समितियां क्लियर हैं। तो लिख दिया जाए एक बार इनको, तो लिखो,
लास्ट क्या लिखा था? इन कार्यक्रमों की असफलता का अध्ययन करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बना दी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1958 में प्रस्तुत की जो निम्न है। ओके, तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट लिखो। सबसे पहली बात लिखो, सबसे पहली बात लिखो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया जाए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया जाए। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया जाए। पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया जाए? प्रारंभ किया जाए। देखो नई लाइन से, पंचायती राज के कितने स्तर बनाए जाए? पंचायती राज के 3 स्तर बनाए जाए। पंचायती राज के 3 स्तर बनाए जाए। कौन कौन से बनाओगे? जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर। बना दो 3 स्तर। जिला स्तर, खंड स्तर, ग्राम स्तर। जिला स्तर पर क्या क्या संस्था होगी? जिला परिषद। खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ऐसे कैसे लिख दो ये 3 3 की लाइन जो है? मुखिया भी लिख देना भैया। मुखिया कौन होगा? जिला परिषद का मुखिया जिलाधीश, पंचायत समिति का प्रधान और ग्राम पंचायत का सरपंच। बना दिए 3 स्तर। मुखिया भी लिख दो। मुखिया लिख दिए। जिला प्रमुख आगे आएंगे, हम हरलाल खर्रा समिति बनाएंगे, 1989 में लेके आएंगे। अभी आएंगे वहां पे, है ना, आगे चलेंगे, अलग समितियां पढ़ेंगे। और तुम्हारा जो ये सिलेबस में जो टॉपिक डला हुआ है, स्पेशली मैंने एसटीसी टारगेट करके जो बातें शुरू की हैं, तो इसमें सबसे मेजर टॉपिक यही है आपका, ठीक है ना? पॉलिटी पार्ट से सबसे मेजर टॉपिक एक ही रखा गया है, पंचायती राज को। तो इसमें हम ये नहीं है, आजकल प्रश्न ये नहीं पूछते वार्ड पंच का कार्यकाल कितना है कितना नहीं, है ना? तुम लोग अगर सोच रहे हो तो कि पंचायती राज में हमें सरपंच पढ़ाएंगे, पंच पढ़ाएंगे, वो सब तो छोटी सी कहानी है। रियल कहानी तो ये है, इसमें तकरीबन हम 15 20 समितियाँ पढ़ेंगे। अभी आपको 2 ही समितियाँ बताई हैं मैंने। पहली कौन सी है? बलवंत राय। दूसरी है अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, 2 समितियों पे बात की हमने। अभी और पढ़ेंगे, है ना, 15 20 समितियाँ पढ़ेंगे। बताएंगे कौन सी समिति क्या क्या बातें कर रही है, 3 स्तर कौन बता रहा है, SC ST आरक्षण की बात कौन सी समिति कर रही है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, अच्छे लेवल के प्रश्न बने तो। ठीक है, तो लिख दिए तीनों स्तर। लिखो नई लाइन से, लिखो जिला परिषद को समन्वयकारी संस्था, जिला परिषद को समन्वयकारी संस्था, जिला परिषद को समन्वयकारी संस्था तथा पंचायत समिति को, जिला परिषद को समन्वयकारी संस्था तथा पंचायत समिति को कैसी संस्था? कार्यकारी संस्था बनाया जाए। पंचायत समिति को कार्यकारी संस्था बनाया जाए।
कार्यकारी संस्था बनाए जाए। कार्यकारी संस्था बनाए जाए। फिर लिखे नेक्स्ट, लिखो ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से तथा पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव, पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव, पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव कैसे होंगे? अप्रत्यक्ष रूप से करवाए जाएं, अप्रत्यक्ष रूप से करवाए जाएं। और लास्ट बात लिखो, नियोजन तथा विकास संबंधी सभी कार्य, नियोजन तथा विकास संबंधी सभी कार्य, नियोजन तथा विकास संबंधी सभी कार्य, सभी कार्य इन संस्थाओं को सौंपे जाएं, इन संस्थाओं को सौंपे जाएं। नियोजन तथा विकास संबंधी सभी कार्य इन संस्थाओं को सौंपे जाएं। क्लियर? लिखे नई लाइन से, कहाँ? वो आगे आएंगे भैया, 73वां संविधान संशोधन अलग से पढ़ेंगे हम, है ना। लिखो नई लाइन से, मेहता समिति की सिफारिशों पर, मेहता समिति की सिफारिशों पर, मेहता समिति की सिफारिशों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले के नागौर जिले के बगदरी गांव से, नागौर जिले के बगदरी गांव से, बगदरी गांव से पंचायती राज का शुभारंभ किया गया, पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। लिखे नई लाइन से, तत्कालीन समय में राजस्थान के राज्यपाल, तत्कालीन समय में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य सचिव बी.एस. मेहता, बी.एस. मेहता। पंचायती राज मंत्री राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य सचिव बी.एस. मेहता और पंचायती राज मंत्री नाथूराम मिर्धा थे, नाथूराम मिर्धा थे।
ठीक है, लिखो नई लाइन से। राजस्थान के ठीक 9 दिन बाद, राजस्थान के ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को, 11 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य, भारत का दूसरा राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना। ब्रैकेट में लिखना, संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य। संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य। संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य। क्लियर? एक नोट डाल के लिख दो, पंचायती राज के जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। क्लियर है यहाँ तक बातें? ठीक है, अब इससे आगे की जो कहानी है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।